रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा खानदान संभालता था। उसकी बीवी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करती थी और वो और उसका बेटा शुभम खरीदारों को संभालता था। लेकिन गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी कम होती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। हाँ, अब उनसे ही उम्मीद है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की गुफ्तगू उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा। मुझे कुछ भी करके अम्मा अब्बा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते दरिया के पास आ गया। शुभम का गांव एक दरिया के किनारे था और यही दरिया उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी कश्ती में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। अब्बा कह रहे थे कि हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर जा चुके हैं, लेकिन आसपास के गांव में तो लोग हैं ना। हम अपना खाना उन्हें फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका तवज्जो एक दूसरी कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे शख्स की जानिब गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए चाय ले लो। चाचा, मुझे एक चाय देना। शुभम उस कश्ती के करीब गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी कश्ती में चूल्हा लगा रखा है और वहीं चाय बनाकर फरोख्त कर रहा है। चाचा, ये तो आपने बहुत सही किया है। कश्ती पर चाय, कमाल है। कबल मैं भी दुकान में चाय फरोख्त करता था बेटा, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा कश्ती पर फरोख्त करूं और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूं और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर फरोख्त करता रहता हूं। शुक्रिया चाचा, इसलिए अब मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने कश्ती मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब्बा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। कैसी तरकीब बेटा? आमदनी में इजाफे का। अब्बा, हम कश्ती पर खाना फरोख्त करेंगे। क्या? हाँ अम्मा, अभी मैं दरिया पर गया था। वहाँ एक चाचा कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दिन भर उनकी चाय फरोख्त होते रहती है। वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय फरोख्त करते रहते हैं। उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया है। अब्बा, हमें भी उन चाचा की तरह खाना कश्ती पे ही फरोख्त करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन है। कश्ती पर छोटा सा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गर्मा गर्म खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। वैसे तरकीब तो अच्छी है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं, बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम की तरकीब उसके पूरे खानदान को बेहद पसंद आई थी। वो सब लोग कश्ती पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी कश्ती पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पराजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली थी और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना कश्ती के पास पहुँचे। सभी ने ऊपर वाले से दुआ की और अपनी कश्ती में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुँचते ही खाना, जायकेदार खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने कश्ती किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी कश्ती की जानिब आए। अरे भाई, ये क्या नया है? ये नया ढाबा है, यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गर्मा गर्म, कम दाम में। अच्छा, क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! और मुझे 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भाईजान। अरे वाह, किफायती है।
हमारे गांव के होटल में तो इतने में 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और खरीदारों ने फरमाइश की। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दीजिए भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भाईजान। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम खरीदारों को पेश करने लगे। पहले रोज ही गांव में उन्हें 8-10 खरीदार मिल गए। जब खरीदार आने खत्म हुए तो रमेश ने कश्ती चलानी शुरू कर दी। वो लोग अगले गांव में रुके और यहाँ भी एक एक करके कई खरीदारों ने उनसे खाना खरीदा और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक रोज की कमाई 4000 रुपए हुई है। इतनी तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारी ये तरकीब कमाल की है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके लाएंगे। जी अब्बा। मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें खरीदारों की सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत को रुख मिल गया है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ सही कहा। फिर क्या था, रमेश का खानदान रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग कश्ती से गांव-गांव घूमकर खाना फरोख्त करने लगे। सभी खुश थे। लेकिन उनकी ये तरक्की रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से हसद खाता था। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की कश्ती तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे कश्ती पर खाना फरोख्त करते हो। रमेश और उसका खानदान जब दरिया किनारे पहुंचा तो अपनी कश्ती का ये हश्र देखकर परेशान हो गया। अब हम क्या करेंगे अब्बा? कश्ती तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ फरोख्त करेंगे? गांव का एक बुजुर्ग शख्स उनकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। अब बेटा, तुम लोग मेरी कश्ती लेकर जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी नसीब होता है। ये नेक काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी कश्ती इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर कश्ती चलाकर कुछ खास नहीं कमा पाता मैं। शुक्रिया चाचा जान, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। चचा की कश्ती उनकी कश्ती से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी कश्ती में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग रवाना हो गए। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुककर खाना फरोख्त करने लगे। खरीदार बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के वक्त वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस ज़ईफ शख्स के घर गया। चाचा, आज आपकी वजह से मैं खाना फरोख्त कर पाया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके हकदार आप भी हैं चाचा। पहली मर्तबा कोई मुझे कश्ती नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 साल से बस कश्ती चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब ज़ईफ हो चुका हूँ, जिस्म साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि कश्ती फरोख्त ही कर दूं। अब नहीं चाचा, आपको कश्ती फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी कश्ती चलाएंगे और आपको रोज आपकी कश्ती का किराया भी अदा करेंगे। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। बुजुर्ग शख्स ने रमेश को कश्ती देकर उसकी मदद की और रमेश ने बुजुर्ग शख्स को रोज किराया अदा करने की बात करके उनकी मदद की और ऐसे ही मदद का ये सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी नेक दिली की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी में इजाफा होता जा रहा था। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी दुख्तर मीना की शादी कर दी, बड़ी ही शानो शौकत के साथ।
लेकिन भानु अभी भी रमेश को देखकर हसद खाता रहता। रमेश और उसके खानदान की मेहनत रंग लाई। ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां संकट दास नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। संकट दास की उम्र काफी हो गई थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही नदी किनारे जंगल से लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेचकर संकट दास को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से इंतजाम हो पाता। नदी पर बहुत से मछुआरे भी मछलियां पकड़ने आते थे। एक दिन संकट दास ने देखा कि मछुआरों ने अपने जाल में एक जलपरी को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे तरह ही एक इंसान हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पैरों की जगह मेरी पूंछ है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बाजार में बेचने पर हमें बहुत कीमत मिलेगी। मछुआरे जलपरी के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और जलपरी को जाल में ही छोड़कर खाना खाने चले जाते हैं। संकट दास ये सब देख रहा था। संकट दास को जलपरी पर रहम आ जाती है। वो चुपके से जलपरी के पास जाता है और जलपरी के मुंह पर पानी की छींटे मारता है। होश में आते ही जलपरी चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। डरो नहीं, मैं मछुआरा नहीं हूँ, मेरा नाम संकट दास है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। संकट दास ने कुल्हाड़ी से जाल काटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। इतना कहने के बाद संकट दास अपने घर लौट आया। घर लौटने पर संकट दास ने देखा कि उसकी बीवी आंखों में आंसू लिए है और उसने खाना भी नहीं बनाया है। क्या हुआ गीता, आज तुम इतनी मायूस क्यों हो? रोजाना तो तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी, आज तो तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आज सरपंच ने गांव में ढोल पिटवाकर ऐलान करवाया है कि आज के बाद कोई भी जंगल से लकड़ियां नहीं काटेगा। क्या हुकूमत ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है? हाँ, इसीलिए रो रही हूँ मैं। हमारे पास तो लकड़ियाँ काटकर बेचने के अलावा कमाई का और कोई रास्ता भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है जो शहर जाकर कमाई करके ला सके। फिक्र मत करो, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आज लकड़ियाँ बेचकर 100 रुपए मिले हैं। चलो ढाबे पर चलकर खाना खा लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। बाजार जाकर अनाज लाने का मेरा मन नहीं हो रहा है और फिर मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। संकट दास और गीता ढाबे पर खाना खाने पहुँचे। गांव में एक ही ढाबा था जो शेरा और हाथी नाम के 2 भाई चलाया करते थे। शेरा भाई, जरा हमारे लिए 2 सादा थाली लगवा दीजिए। ठीक है, लगाता हूँ, आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा बीत गया लेकिन थाली नहीं आई। शेरा भाई, अभी तक हमारी थाली नहीं आई। तुम बार बार मेरा सिर क्यों खा रहे हो? देख नहीं रहे हो इतनी भीड़ है? मगर तुम्ही ने तो कहा था कि आधे घंटे बाद थाली मिल जाएगी। अब हम कभी इस ढाबे पर खाना खाने नहीं आएंगे। गीता ने घर पहुंचकर संकट दास से कहा, हमारे गांव में एक ही ढाबा है, उस पर कितनी भीड़ रहती है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। क्यों ना हम लोग अपना एक ढाबा खोल लें? अगर हमारा ढाबा चल निकला तो हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। ये ख्याल मेरे मन में भी आया था। मैं अपने सोने के कंगन गिरवी रख दूंगी, तब तो किराए का इंतजाम आसानी से हो जाएगा ना। संकट दास और गीता ने शेरा और हाथी भाइयों के ढाबे के पास ही एक दुकान किराए पर ले ली और अपना ढाबा शुरू कर दिया। संकट दास भाई, थाली कितने की है? सिर्फ 50 रुपए की। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता हूँ। संकट दास और गीता के मोहब्बत भरे बर्ताव और लजीज खाने की वजह से उनके ढाबे पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। उधर शेरा और हाथी का ढाबा खाली होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में शेरा और हाथी भाइयों का काम धाम ठप हो गया। शेरा भाई,
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पिछले 2 महीनों से हमारी आमदनी आधी से भी कम हो गई है। हमें इस संकट दास को ठिकाने लगाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मेरे पास एक तरकीब है। शेरा संकट दास को बचपन से जानता था। वो जानता था कि संकट दास को तैरना नहीं आता। एक रात शेरा और हाथी संकट दास के करीब पहुंच गए। उन्होंने संकट दास का मुंह कपड़े से बांध दिया। फिर वो संकट दास को नाव पर बिठाकर नदी के बीचों बीच फेंक दिया। कुछ ही वक्त में संकट दास नदी में डूब गया। कुछ वक्त बाद संकट दास की आंख खुली तो उन्होंने खुद को पानी के अंदर पाया। वही जल परी जिसकी संकट दास ने एक बार जान बचाई थी, वो संकट दास के सामने खड़ी थी। मैं जिंदा कैसे बच गया? कुछ बदमाशों ने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मुझे नदी में फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बचाया है। मगर मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें एक जादुई गोली खिलाई है। जलपरी संकट दास को एक घड़ा देती है। जब भी तुम इस घड़े में हाथ डालोगे, इससे एक गोली बाहर निकलेगी। उस गोली को खाने के बाद कोई भी पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस गोली का असर केवल 12 घंटे तक ही रहता है। मैं ये घड़ा तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो। संकट दास घड़ा लेकर अपने घर आ गया। उसने घड़े को संभाल कर रख दिया और अपने ढाबे पर काम करने चला गया। शेरा और हाथी उसे देखकर चौंक गए। अरे भाई, ये संकट दास जिंदा बचकर वापस कैसे आ गया? लगता है इसने तैरना सीख लिया होगा। शेरा भाई, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, इस बार मैं संकट दास का खेल खत्म कर दूंगा। शेरा गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच से कहा, चौधरी साहब, मुझ पर एक एहसान कीजिए। क्या बात है शेरा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चौधरी साहब, गांव के हर एक आदमी से कह दीजिए कि कोई भी संकट दास को अपनी जमीन या दुकान किराए पर ना दे। संकट दास की वजह से मेरा कारोबार चौपट हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। संकट दास जिस दुकान में ढाबा चला रहा था, उस दुकान के मालिक ने संकट दास से दुकान खाली करवा दी। इन्हें अचानक क्या हो गया? हम तो अच्छा खासा किराया भी दे रहे थे, फिर भी इन्होंने हमसे दुकान क्यों खाली करवा दी? कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी जगह किराए पर ले लूंगा। संकट दास निराश होकर नदी के किनारे गया। वही जल परी जिसने संकट दास को घड़ा दिया था, नदी से बाहर आई। क्या हुआ संकट दास, आज तुम इतने मायूस क्यों हो? गांव में कोई अपनी जमीन मुझे किराए पर देने को तैयार नहीं है और मैं अपने घर पर भी ढाबा नहीं खोल सकता क्योंकि मेरा घर मेन रोड से दूर है। वहाँ खाना खाने कोई नहीं आएगा। संकट दास ने सारी बात जल परी को कह सुनाई। तुम नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल लो, उस जमीन पर किसी का हक नहीं है। मगर पानी में आग कैसे जल पाएगी और लोग वहाँ सांस कैसे ले पाएंगे? फिक्र मत करो, पाताल लोक में आग जल सकती है। हम भी तो वहीं खाना बनाते हैं। और रही बात पानी में सांस लेने की, तो याद करो, मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था जिसमें जादुई गोलियां थीं। हाँ, उस मटके के बारे में तो मैं भूल ही गया। संकट दास ने नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल दिया और गांव में जगह जगह बैनर लगवा दिए। गांव के लोग पाताल लोक का ढाबा देखने के लिए बहुत उतावले थे। वो सभी नदी के किनारे पहुंच गए। संकट दास ने सभी को मटके से निकालकर एक एक गोली दे दी और कहा, सुनो सुनो भाइयों, इस गोली का असर 12 घंटे तक ही रहता है, इसीलिए 12 घंटे के बाद पानी से बाहर जरूर आ जाना। लोगों ने नदी के नीचे जाकर पाताल लोक में संकट दास के ढाबे में खाना खाया और पाताल लोक की सैर भी की। संकट दास ने नदी किनारे एक नौकर को खड़ा कर दिया और उससे कहा, जो भी खाना खाने आए उसे मटके से निकालकर एक गोली दे देना। ऐसा कहकर संकट दास ढाबे पर काम करने चला गया। उधर शेरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। पाताल लोक का ढाबा
संकट दास ने ये बहुत अच्छी चाल चली है। अपने गांव वाले तो वहां जा ही रहे हैं, ऊपर से बगलगीर गांव के लोग भी पाताल लोक में खाना खाने और वहां सैर करने के लिए जा रहे हैं। हमारे ढाबा पर तो सन्नाटा छा गया है। भाई, मैं भी संकट दास के ढाबे पर गया था। पाताल लोक की दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिलती है वहाँ। खामोश, अगर संकट दास का ढाबा इस गांव में रहा ना, तो हमें इस गांव से बाहर जाकर कहीं और ढाबा लगाना पड़ेगा। शेरा फिर से गांव के सरपंच के पास पहुंच गया और बोला, चौधरी साहब, आप संकट दास के ढाबे को नदी के अंदर से हटवाइए। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। माफ करना शेरा, मैं संकट दास को और परेशान नहीं कर सकता। संकट दास के ढाबे की वजह से दूर दूर से लोग हमारे गांव में आ रहे हैं। इससे हमारे गांव का नाम हो रहा है और मुसाफिरों की वजह से गांव के लोगों की माली हालत भी सुधर रही है। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शेरा अपने घर आकर हाथी से बोला, चौधरी साहब भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? शेरा और हाथी गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना ढाबा चलाने लगे। अब संकट दास और गीता का पाताल लोक का ढाबा चलता रहा।